नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम बंगाल की सरकार पर मंडरा रहे खतरे की, ईवीएम को लेकर मचे हुए घमासान की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने को लेकर के और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन पर मंडरा रहे खतरे की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जो कि इस समय वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी हैं। सरकार पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि एक दिन पहले ईडी पर जब छापेमारी करने पहुंची थी ईडी की टीम, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर भी मौजूद थे, एक विधायक के घर में जब छापेमारी चली थी एक राशन घोटाले को लेकर, उस समय 200 से अधिक लोग वहां एकत्र हो गए और उन्होंने वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को वहां से भगा दिया और ईडी के अधिकारियों को घसीट घसीट कर मारा है। जिस प्रकार से उनके वाहनों को भी तोड़ा गया और गंभीर रूप से घायल ईडी के जो अधिकारी थे उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और उसके ध्रुव विरोधी कांग्रेस पार्टी एक साथ हमलावर हो गए हैं कांग्रेस टीएमसी के ऊपर। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये घटना अत्यंत निंदनीय है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। आज घायल किया गया है, कल हत्या भी की जा सकती है और किसी भी सरकारी संस्था या कोई भी हो, किसी के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम देना अत्यंत निंदनीय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका कड़ा विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने सड़क पर उतरकर इसका धरना प्रदर्शन भी किया है। इस बीच राज्यपाल ने भी कड़ी फटकार लगाई है राज्य सरकार को, कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए और किसी भी सरकारी संस्था के अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो या मामूली सब पुलिसकर्मी भी हो, उसकी सुरक्षा को लेकर ठोस कदम और गंभीरता उठानी चाहिए। साथ ही साथ राज्यपाल ने यह भी कहा कि यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो संविधान अपना कार्य कर सकता है, अर्थात अपनी ताकत को दिखा सकता है, अर्थात वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है। ईडी के साथ हुई इस घटना को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों हमलावर हो गए हैं टीएमसी के ऊपर, वहीं पर कुछ ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ईडी का प्रयोग गलत तरीके से लगातार केंद्र सरकार कर रही है, उसे देखते हुए ऐसा तो होना ही था। आज नहीं तो कल आम जनता को सड़क पर आना ही था और इस तरह से ईडी के अधिकारियों की पिटाई तो करना ही था। बहरहाल जो भी कुछ हो, लेकिन हम इसका समर्थन, हमारा चैनल इसका समर्थन नहीं करता है, किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता है और जिस प्रकार से ईडी के अधिकारियों के साथ वार घटना हुई है, उसका भी समर्थन हमारा चैनल एडी टीवी 72 नहीं करता है। लेकिन फिलहाल जैसे अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार ईडी लगातार विपक्षी दलों के ऊपर ही शिकंजा कस रही है, वो भी एक प्रकार का गलत संदेश देश में जा रहा है और जाहिर सी बात है इससे लोकतंत्र को खतरा भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो 95% विपक्षी दलों के ऊपर ईडी ने का छापामारी हुई है, कार्रवाई किया है, जबकि सिर्फ 5% ऐसे हैं जो सत्ताधारी। तो यह आंकड़ा भी बताता है कि ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। शायद इसी से उग्र होकर ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का हमला ईडी अधिकारियों पर किया। हालांकि टीएमसी ने फौरन ही इसका जवाब भी दिया और बयान जारी किया कि कहा कि इस घटना में टीएमसी का कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं था। तो अगर शामिल नहीं था तो आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने ईडी के अधिकारियों पर और वहाँ पर टीम पर हमला किया, गाड़ियों में तोड़-फोड़ किया। बहरहाल जिस प्रकार से इसे लेकर राजनीति तेज़ हो गई है और ठंडक के इस मौसम में राजनीतिक गर्मियाँ बढ़ चुके हैं, उससे एक और भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि गिरते हुए कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी एक बार गृह मंत्री अमित शाह कह भी चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल है और बेपटरी है और कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। ऐसे में अलग-अलग तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि शीघ्र ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू भी हो सकता है। इसे लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चिंता में हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाए। चिंतित तो इस वक़्त केंद्र सरकार और चुनाव आयोग भी है, क्योंकि जिस प्रकार से एक दिन पहले ईवीएम को लेकर अधिवक्ताओं एवं आम लोगों ने एकजुट होकर हज़ारों लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया, रैली निकाली। वहाँ पे साफ तौर पे कहा गया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम का प्रयोग अब रोकना होगा। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ
अधिवक्ता महमूद प्राची ने सीधे तौर पे कहा कि हम इस बार ईवीएम से चुनाव किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। वे सभी चुनाव आयोग कार्यालय जा रहे थे, जहां से वे 50 ईवीएम को लेने के लिए जा रहे थे। प्राची का कहना था कि हम 50 ईवीएम लेने आए हैं, हम हैक करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ईवीएम को हैक किया जाता है। उनका इसी साथ-साथ ये भी दावा अधिवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है कि अभी शुरुआत में ये धरना प्रदर्शन, ये रैली अभी शुरुआत में हज़ारों लोग हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इससे विपक्षी गठबंधन दल जो है वो भी इससे जुड़ेगा और संख्या बढ़ जाएगी। दावा करते हुए कहा गया कि इस बार लोकसभा चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम से कराया गया तो चुनाव कभी भी नहीं कराया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है ईवीएम को लेकर अब घमासान मचना तय हो गया और घमासान शुरू भी हो गया है। इसके अलावा ईवीएम को लेकर जो विदेशी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने भी इसका पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया। फ्रांस के एक एजेंसी ने सीधे तौर पे कहा कि ईवीएम कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। ईवीएम को हैक हैक किया जा सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ भी किया जा सकता है। ऐसे में ईवीएम के ऊपर किसी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ज़ाहिर-सी बात है एक तरफ जहाँ भारत में ईवीएम को लेकर घमासान मच गया है, वहीं विदेशी एजेंसियाँ भी ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान उठा रही हैं। यही वजह है कि विदेशों में जहाँ शुरुआती दौर में चाहे वो फ्रांस हो, जर्मन हो, अमेरिका हो, जो भी जापान हो, जो भी बड़े विकसित देश हैं जहाँ पर पहले ईवीएम से चुनाव हुआ करता था, वहाँ भी ईवीएम को हटा दिया गया और वहाँ पर अब बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा रहा है। तो ऐसे में भारत में भी अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने के माँग दिन-प्रतिदिन ज़ोर पकड़ती जा रही है। पहले आने वाला वक़्त बताएगा कि आखिर ये घमासान कहाँ पे आकर रुकता है, किस जगह पे आकर रुकता है। घमासान तो इस वक़्त महाराष्ट्र में एनडीए सरकार पे भी है। एनडीए चूँकि वहाँ पर सरकार है शिंदे की वो वहाँ पर एनडीए की मानी जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है। इसके अलावा जो एनसीपी से टूट कर अजित पवार गुट है वो भी है और शिवसेना गुट तो है ही, उसी के नेतृत्व में सरकार वहाँ चल रही है। लेकिन वहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहाँ पर जो एनसीपी से शरद पवार के जो टूट के गए अजीत पवार वो ज़्यादा सीटें माँग रहे हैं, तो वहीं पर शिंदे गुट भी अधिक माँग रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अधिक सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में वहाँ पर गठबंधन भी खतरे में पड़ गया है सीट शेयरिंग को लेकर। बात किया जाए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 14 जनवरी से भारत में निकल रही है, जो कि मणिपुर के इम्फाल से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है और समाप्त होगी महाराष्ट्र में जाकर। और ये यात्रा कई राज्यों से होकर जा रही है और सबसे ज़्यादा ध्यान जो इस वक़्त दिया जा रही है यात्रा में दिया जा रहा है, वो है उत्तर प्रदेश में। आज यानी कि शनिवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने अब सीधे तौर पे अपील किया युवाओं से वो अधिक से अधिक इस यात्रा से आकर जुड़े और कांग्रेस पार्टी से जुड़े। अभी तक अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा जो प्रथम चरण था वो राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा था कि यह राजनीतिक नहीं है, अराजनैतिक है अर्थात निजी यात्रा उनकी है, लेकिन ये यात्रा जो निकल रही है, ये पूरी तरह से राजनैतिक है। अर्थात कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है और भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा नाम इसका रखा गया। पहले इसका नाम भारत न्याय यात्रा था, लेकिन अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा रख दिया गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि हमारा सीधा उद्देश्य ये है कि भारत को जो तोड़ने वालों से नफ़रत को मिटाना है और यहाँ पर मोहब्बत की दुकान को खोलना है। उन्होंने ये भी अपील किया है इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से भी कि वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। अब देखना ये होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो फेज़ 2 14 जनवरी से निकलने जा रही है, कितना सफल होती है और क्या ये सफलता जो इसके साथ भीड़ जुटेगी, क्या उस भीड़ को वोट में बदला जा सकता है, ये भी आने वाला वक़्त ही बताएगा। हालाँकि एक तरफ कांग्रेस जो एनसीपी के नेताओं का ही कहना है यहाँ और शिवसेना गुट का भी कहना है कि राहुल गांधी को देखने के लिए लोग तो पहुँचेंगे, लेकिन वो वोट में परिवर्तित नहीं होगा। बहरहाल आने वाला वक़्त बताएगा कि आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो भीड़ उमड़ने जा रही है या उमड़ेगी, क्या वो वोट में परिवर्तित होगी या नहीं? या इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर टिकी हुई हैं। निगाहें तो इस वक़्त ईरान पर भी सबकी टिकी हुई हैं, जहाँ पर हमास एक तरफ यहाँ पे हमास-फ़िलिस्तीन युद्ध ज़ोरों पे चल रहा है और बीते दिनों ही
जो ईरान के रेवोल्यूशन गार्ड्स हैं, उनके जो सेकंड ऑफिस कमांडर थे, जिनका सीरिया में बमबारी में जिनकी मौत हुई, उसका बदला लेने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार हो गया है। ईरान ने सीधे तौर पे धमकी दिया, वहाँ के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पे धमकी दिया है कि अब इसका बदला पूरी मजबूती के साथ लिया जाएगा और ये निर्णय वहाँ की जो सेना है, वो लेगी कि कब और कैसे किस प्रकार से इसका बदला लिया जाए। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ से जहाँ इज़राइल के चारों तरफ से हमास हो, हिज़्बुल्लाह हो, हूथी हो, ये घेरे हुए हैं, तो वहीं अब अगर ईरान ने उस पर हमला किया, तो ये कितना मुसीबत भरा इज़राइल के लिए होगा। बहरहाल इसको ले ईरान की ने जिस प्रकार से आज धमकी दिया, उसको लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि अन्य देश भी चिंता में पड़ गए हैं कि अगर ईरान युद्ध में कूदा, तो ये खाड़ी देश में एक बड़ा युद्ध हो सकता है और विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर वो किस करवट बैठता है। फिलहाल रहबत ई बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.